नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज मैं बात करने वाली हूं जॉइंट्स पेन की, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं सर्दियों में बुजुर्गों को काफ़ी जॉइंट्स पेन हो जाता है। लेकिन ये जॉइंट्स पेन सिर्फ सर्दियों और बुजुर्गों तक अब लिमिटेड नहीं है। औरतों की बात करें तो आफ्टर 30s औरतों को बैक पेन होने लग पड़ता है। आजकल बच्चे भी कभी कभी बैक पेन की वजह से परेशान हो जाते हैं। तो ये जॉइंट्स पेन विटामिन डी की कमी से है, सर्दियों की वजह से है, और भी इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक लिमिटेड चीज़ें पता है। ये सब पता करेंगे आज के हमारे गेस्ट से, जो है अतिया हर्ब्स की सीनियर डाइटिशियन और कंसल्टेंट डॉक्टर अलीना खान। तो आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर अलीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर लीना, अगर मैं जॉइंट्स पेन की बात करूं, जो हमें कॉमन चीज़ें पता हैं, जैसे बचपन में मम्मी पापा कहते थे कि दूध पियो, नहीं तो फिर बड़े हो जाओगे तो कमर दर्द होगी, हाथों में दर्द होगा, हड्डियां कमज़ोर रह जाएंगी। तो एक तो समझ में आया कैल्शियम, फिर धूप का समझ में आया, कहने लग पड़े धूप में थोड़ी देर बैठो। एक तो समझ में आया फिर विटामिन डी। और क्या आजकल जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, क्या गट से इसका कुछ रिलेशन है या ये सिर्फ एक मिथ है? बहुत अच्छा सवाल किया ये आपने, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखती हूँ लोगों को बस यही मालूम है कि विटामिन डी, कैल्शियम की वजह से उम्र के साथ ऐसा होता है। लेकिन आजकल ये बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है हमारा गट, हमारा लाइफ स्टाइल। क्योंकि हम इतना ख़राब खाना खाते हैं जो हमारे पेट में जाके हमारी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, और हमारी जो गट की जो लाइनिंग है उसको कमज़ोर कर देता है, जिसके अंदर छोटे 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 होल्स हो जाते हैं हमारी गट की लाइनिंग के अंदर। तो जितने भी जो टॉक्सिन्स होते हैं, ख़तरनाक सब्सटेंसेस, वो सारे हमारे गट की लाइनिंग से लीक होके हमारे खून में चले जाते हैं, और फिर वो खून से हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स में जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन, और जल्दी उम्र में, कम उम्र में ये सब कुछ देखने को मिलता है। मैम, आपने गट का तो समझाया कि जो हमारा लाइफस्टाइल है जैसे भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो असल में हेल्दी होती हैं। चाहे हम उनकी कोई भी चीज़ बात कर लें, एग्जाम्पल मैं टमाटोज़ की बात कर लूँ, बैंगन की बात कर लूँ, ब्रिंजल की बात कर लूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही अच्छी चीज़ें बुरी भी होती हैं। देखिए, ये सब चीज़ें बहुत हेल्दी हैं जैसे आपने कहा, और नॉर्मली हम इसको ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिनको जॉइंट्स पेन है, मतलब उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, और जॉइंट पेन के अलावा भी किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन है, तो जैसे टमाटर हो गया, आलू, बैंगन, ऐसी सब्जियों को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उनको कहते हैं कि ये सब्जियां नाइट शेड्स वेजिटेबल्स होती हैं, ये हमारी बॉडी में जाके और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करती हैं। तो अगर आप इन सब्जियों को यूज़ करते हो, खाते हो, तो आपकी बॉडी में और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। तो मैम, जैसे कई लोगों को गठिया की प्रॉब्लम होती है, तो क्या उनको ये सब्जियां अवॉइड करनी चाहिए या वो खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करने के लिए मैं बताती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये इन्फ्लेमेशन करती हैं, आपके दर्द को और ज़्यादा बढ़ाएंगी। आप जो दवा लेंगे शायद उसका असर भी ज़्यादा ना हो, फिर दवाई पे ब्लेम जाता है कि हमें दवा सूट नहीं कर रही है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके कुछ ना कुछ रिएक्ट करता है, कुछ हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है। कुछ खाने हैं जैसे ये टमाटर, आलू, इनके अलावा भी अगर आपको ग्लूटेन से या लैक्टोज से आपको एलर्जी है, आजकल काफ़ी लोगों में ये ग्लूटेन, और हम सुन भी रहे हैं ग्लूटेन से एलर्जी है, लैक्टोज से एलर्जी है, और अगर हम अपने घर में किसी बड़े को कहते हैं तो वो अरे हमारे टाइम तो नहीं था, हम तो सब कुछ खाते थे। तो क्या उस वक्त बॉडीज पे इसका इफेक्ट नहीं था? आजकल हो रहा है या उस वक्त था, लोगों को पता नहीं था? नहीं, उस वक्त भी था, लोगों को इतना पता नहीं था, और आज भी है, और आज भी लोगों को पता नहीं है। जो थोड़ा एजुकेटेड लोग हैं उनको, वो बहुत अवेयर हैं इस बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको परेशानी होती है। लैक्टोज एक ऐसा सब्सटेंस है जो दूध में रहता है। दूध पीने के बाद लोगों को पेट में दर्द, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्टनेस होती है, तो वो समझ नहीं पाते कि किस वजह से हो रही है। तो उसको पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लैक्टोज से, अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है, तो आप जॉइंट्स पेन में, अर्थराइटिस में, या आपको किसी भी तरीके का दर्द है, तो ये भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप दवाई ले रहे हैं उसके साथ ये सारी चीज़ें ना लें, और एक बार आप ठीक हो जाएं तो स्लोली शुरू कर सकते हैं। मैम, जैसे जिनको लैक्टोज का इंटॉलरेंस हो,
तो क्या उन्हें दूध बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, या वो कुछ कुछ उसमें ले सकते हैं, कुछ मात्रा में ले सकते हैं, या कुछ मिक्स करके ले सकते हैं, ऐसा कुछ होता है ऑप्शन? देखिए, काउ मिल्क और जो दूसरे दूध के सोर्सेज हैं, बफलो मिल्क, ये सब मैं अवॉइड करने को ही कहूँगी, क्योंकि इसमें लैक्टोज होता है, और लैक्टोज अगर आप लेंगे, अगर आपको इंटॉलरेंस है, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो उसके आप ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं, जैसे कि बादाम का दूध या ओट्स का दूध होता है, वो ले सकते हैं, या एक फर्मेंटेड दूध भी होता है, केफीर। उसके बारे में लोगों ने बहुत कम सुना होगा, लेकिन ये दूध को फर्मेंट करके एक ड्रिंक बनता है, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंट जो पीपल हैं वो भी ले सकते हैं। और जिनको जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम है वो मेडिसिन के साथ ले सकते हैं इसे, या नहीं? थोड़ा बहुत चाहें तो आप लें, लेकिन मैं कहूँगी कि आप दूसरे ऑल्टरनेटिव्स जो हैं दूध के, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेंगे। अगर आपको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, मतलब जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, दर्द है, सूजन है, तो आप बादाम का दूध लें, ओट्स का दूध ले सकते हैं, सोया का मिल्क, वो बेहतर है। लैक्टोज अगर आप इंटॉलरेंट हैं उससे, तो आप अवॉइड ही करें तो बेहतर है। मैम, फीमेल्स की अगर हम बात करें आफ्टर डिलीवरी, जैसे देसी घरों में बोलते हैं कि मालिश जरूर होनी चाहिए, वो जो 40 दिन होते हैं, नहीं तो जॉइंट्स में पेन हो जाएगा, क्या इसका रिलेशन है? पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि मेनोपॉज के बाद या पोस्टपार्टम के बाद जब ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, चाहे बैक पेन ले लो, कहीं ना कहीं फीमेल्स में हम देखते हैं कि अगर एक ही एज के मेल और फीमेल हैं, फीमेल को ज़्यादा पेन हो रहा होगा, बैक पेन ले लो, जॉइंट्स पेन ले लो, कहीं ना कहीं। तो इसका कारण क्या है और इसमें क्या किया जा सकता है? डिलीवरी के बाद और मेनोपॉज के बाद देखा जाता है कि वुमेन्स के अंदर बैक पेन की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि प्रेगनेंसी में जो फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसके लेवल्स बहुत हाई होते हैं, और डिलीवरी के बाद उसके लेवल्स एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं। और ईस्ट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, और कोलेजन जैसे हम सबको मालूम है कि हमारी हड्डियों के लिए इलास्टिसिटी, फर्मनेस के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लेवल्स एकदम से जब डाउन होते हैं, इस वजह से ये कमर का दर्द और जितनी भी वीकनेस है बॉडी में वो हो जाती है। तो ये जो उसके बाद जो 40 दिन मालिश वालिश जो पुराने घरों में औरतें बोलती हैं या बड़े बूढ़े बोलते हैं कि होनी चाहिए, क्या उससे कुछ मदद मिलती है फीमेल्स को, या सिर्फ एक पुराना मिथ है जो चला आ रहा है? मैं कहूँगी कि आप अपना खाना पीना ज़्यादा अच्छा रखें, मालिश उस पर ज़्यादा ध्यान, क्योंकि अंदर से हम स्ट्रांग होंगे, ऊपर से हम कुछ भी लगाएं तो वैसी ताकत नहीं आ सकती जैसे हमें खाने से आएगी। अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, जो कि जाहिर सी बात है डिलीवरी के बाद होता है, या थोड़ी जब एज बढ़ जाती है तो औरतों में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उस डिस्कम्फर्टनेस के लिए और दर्द को दूर करने के लिए हम मालिश कर सकते हैं। उससे आराम मिलेगा और उससे आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर आप मजबूती की बात कर रहे हैं कि आपको मजबूती चाहिए और अंदर से ताकत चाहिए, आपके जॉइंट्स मजबूत हों, तो उसके लिए आपको अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी। तो मैम, डाइट में क्या खाना होगा? डाइट में देखिए, आप ओमेगा 3 अपनी डाइट में शामिल करें। जितने भी नट्स और सीड्स हैं वो ज़रूर लें। डिलीवरी के बाद ये औरतों को पंजीरी, काफ़ी सारे लड्डू बना के दिए भी जाते हैं, वो आप ज़रूर लीजिए। दूध ज़रूर पीजिए, और हरी सब्जियां आप ज़रूर खाएं और ज़्यादा खाएं, और साथ में मालिश और ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं। और मैम, जैसे ये सब तो उस दौरान तो काफ़ी ध्यान रखा जाता है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मेनोपॉज के बाद क्या होता है, एक आप खुद भी इमोशनली बहुत चीज़ों से गुजर रहे होते हो और आप शेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं। और नॉर्मली एक मिथ बन गया कि औरतों को तो कोई समझ नहीं पाता, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि हम इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे होते हैं अंदर अंदर, हमें समझ नहीं आ रहा होता हमारी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। तो उस चीज़ से कैसे, मतलब उसमें भी क्या कुछ डाइट ले सकते हैं जो मेनोपॉज में हमारी कुछ हेल्प करे, जो चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं वो धीरे धीरे जो हैं वो उसे हम एक्सेप्ट कर सके, हमारी बॉडी एक्सेप्ट करे? कोई इस तरह की डाइट है? क्योंकि जो चेंजेस है वो स्किन पे भी दिखने शुरू हो जाते हैं अचानक। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए हमको पहले से तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सब पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप पहले से अपना ख्याल रखना शुरू करें, क्योंकि 30 के बाद एकदम से जो लड़की है उसकी हेल्थ में ड्रॉबैक आता है, एकदम से उसकी हेल्थ नीचे जानी शुरू हो जाती है, और 40 के बाद और ज़्यादा।
अब ये जब हमें मालूम ही है कि ऐसा हमारे साथ होना ही है, तो क्यों ना हम उसकी पहले से अच्छे से तैयारी कर लें ताकि ऐसा ना हो। इससे बचा भी जा सकता है बिल्कुल। इससे लाइफ स्टाइल से, हमारी डाइट से, ये सब कुछ अगर हम अच्छा रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हम हेल्दी फैट्स लेंगे, जंक फूड, ऑयली फूड और बाजार की ये बाहर के खाने से बचेंगे, तो हम अपनी स्किन में भी चेंज देखेंगे। जो इलास्टिसिटी कम हो जाती है 30 के बाद, 40 के बाद, जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन, पेन हो जाता है, उसमें भी काफ़ी कमी आ सकती है और बाकी आपकी ओवरऑल हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो आपने एक्सरसाइज करनी है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है और एक्टिव रहना है। मैम, जिन लोगों को जॉइंट पेन है, अगर वो इसे चाहते हैं कि इससे कुछ रिकवरी मिल सके, तो उसके लिए कोई एक रेमेडी हमें बताइए, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गई है ये प्रॉब्लम। एक बहुत अच्छा नुस्खा मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको जोड़ों में किसी भी तरीके का दर्द है, किसी भी जॉइंट में, चाहे वो बैक हो, आपका हिप हो, आपकी नीज हो, शोल्डर हो, किसी भी जॉइंट में अगर आपके परेशानी है, उठने बैठने में परेशानी है, तनाव और खिंचाव के मारे रात भर आप सो नहीं पाते, आपको नींद आती रहती है, तो एक नुस्खा जो आपको रोज अपना लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। अलसी के बीज 500 ग्राम लीजिए और उसको ड्राई रोस्ट करके उसका फाइन पाउडर बना लीजिए। और एक आता है गोंदसिया, जिसको काला गोंद कहते हैं। ये बहुत सालों से आयुर्वेद और यूनानी में इस्तेमाल होता आ रहा है, स्पेशली जॉइंट्स पेन के लिए। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो आपके जॉइंट्स की सूजन, दर्द, तनाव, जितनी भी परेशानियां हैं वो सब खत्म कर सकते हैं। ये भी एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में आता है, ये भी आप अपने घर में पीस के रख सकते हैं। तो अलसी का पाउडर बन गया और गोंदसिया का पाउडर। 1 चम्मच अलसी का पाउडर लेना है और 1 से 2 चुटकी गोंदसिया का पाउडर। ये दोनों चीजें मिलाकर आप 1 गिलास पानी में मिलाकर सुबह और शाम को पी लीजिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको फर्क दिखना शुरू हो सकता है। आपकी जितनी भी जॉइंट से रिलेटेड परेशानियां हैं, दर्द, दुखन, चलने में परेशानी, उठने बैठने में परेशानी, इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। मैम, अलसी तो आप दुकान पे जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि अलसी के बीज दे दो, कोई आपको दे देगा, लेकिन गोंदसिया को लेकर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। गोंदसिया कई तरह के कोई भी मार्केट में पकड़ा देगा, तो पता कैसे चले कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है, असली कौन सा है, नकली कौन सा है? देखिए, ये एक बहुत हार्ड पत्थर के जैसा होता है और ब्लैक ब्राउनिश कलर का होता है, रंग इसका ऐसा है और खाने में ये बहुत कड़वा होता है। इसका पाउडर इतना कड़वा है कि आपको उसके बाद कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी, मीठा या कुछ, आपको अच्छा नहीं लगेगा वो खाने में। अगर आप ऐसे चाट के खाते हैं तो बहुत कड़वा है वो। और नकली, जैसे आपने कहा, मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और हर जगह आजकल गोंदसिया नकली मिल रहा है, मैं देखती हूँ। तो अगर आप नकली लेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ हकीम सुलेमान खान का गोंदसिया लेने के लिए, क्योंकि उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक अच्छे गोंद में होनी चाहिए। तो अगर आप भी लेना चाहें तो वो ट्राई कर सकते हैं। तो मैम, ये जो आप बता रहे हैं हकीम सुलेमान साहब का गोंदसिया, क्या ये भी आप जैसे बता रहे हैं पत्थरों की फॉर्म में मिलता है या किस तरह से, कैसे इसको क्या करना जी, है? ये भी एक मटेरियल, रॉ मटेरियल के टाइप में होता है। इसको आप घर पे पीस के रख सकते हैं। और अगर आपको पाउडर लेने में कुछ परेशानी है तो इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, गोंदसिया के कैप्सूल्स। आप वो भी 1 कैप्सूल सुबह और 1 शाम को ले सकते हैं। तो ये दोनों सेम होंगे? मतलब सेम होंगे, बिल्कुल। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि कुछ लोग, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत कड़वा होता है, उनसे लिया नहीं जाता। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि इसको लेने के बाद हमारे ऊपर ज़बान में चिपक जाता है, तालू में चिपक जाता है ये। तो इसका एक ट्रिक है कि इसको अच्छे से डाइल्यूट करके लेना है। आप दूध के साथ और पानी के साथ, दोनों के साथ ले सकते हैं, लेकिन अच्छे से मिलाएंगे तो ये आपके मुंह में चिपकेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको इसके टेस्ट से, टेक्सचर से कुछ परेशानी हो रही है तो आप कैप्सूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैम, कैल्शियम का तो हम शुरू से ही सुनते आए हैं, चाहे दूध हो, चाहे किसी भी तरह की चीज़ें हो, कैल्शियम को जॉइंट से जोड़ते आए हैं लोग। लेकिन फास्फोरस का क्या इससे कोई रिलेशन है जॉइंट्स पेन से? क्या कुछ मिथ है ये भी एक तरह से? ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि आजकल क्या, शुरू से ही सब लोग कैल्शियम की ही बात करते हैं जब हड्डियों की बात आती है, तो फास्फोरस की कोई बात नहीं करता। जबकि हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का 1/1 का रेशियो होना चाहिए।
अच्छी बोन हेल्थ के लिए, अच्छी दांतों की हेल्थ के लिए, क्योंकि कैल्शियम हमारी बोन्स की इलास्टिसिटी और उसका जो कार्टिलेज खराब होना शुरू हो जाता है उसको प्रिवेंट करता है, लेकिन फॉस्फोरस उसको मजबूती देता है। जो एक फर्मनेस, जो हार्डनेस होती है हमारे दांतों में, हमारी हड्डियों में, उसके लिए फॉस्फोरस जिम्मेदार होता है। तो इन दोनों का साथ में कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कैल्शियम ज़्यादा हो और फॉस्फोरस कम हो तो भी हमारे लिए परेशानी है, और फॉस्फोरस ज़्यादा हो, कैल्शियम कम हो तो भी परेशानी की बात है। क्योंकि जब हमारी बॉडी में फॉस्फोरस ज़्यादा होता है तो वो हमारी हड्डियों के अंदर से कैल्शियम को खींच लेता है। आप ये समझें कि कैल्शियम हमारी हड्डियों में बैठा हुआ है, फॉस्फोरस अगर ज़्यादा हुआ तो वो कैल्शियम को हमारी हड्डियों में से खींच लेगा और खुद जाके बैठ जाएगा वहाँ पे। अब ये कैल्शियम फिर कहाँ जाता है? हमारी आर्टरीज में जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं, किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, प्लेक्स बन जाते हैं आर्टरीज में, और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि वहाँ से कैल्शियम निकल गया। फॉस्फोरस जितने भी ये आपके प्रोसेस्ड फूड्स हैं और जितने भी स्पेशली जितने भी ये जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं इसमें होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा जितने भी फिजी ड्रिंक्स हैं। तो जो भी इनकी ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं उनकी बॉडी में फॉस्फोरस का अमाउंट ज़्यादा होता है, इस वजह से भी उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और गलनी शुरू हो जाती हैं। तभी मैम ऐसा होता है जब आप ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हो आपको अपने दांत कमजोर महसूस होते हैं, हिलते हैं, ऐसा कुछ? ये चीजें तो हम फर्स्ट स्टेप पे महसूस करना शुरू कर देते हैं, या वही रिलेशन है इसका फॉस्फोरस वाला? फॉस्फोरस का कैल्शियम से बहुत ज्यादा, दोनों इंटर रिलेटेड है, रिलेशन दोनों का इंटर रिलेटेड है। और आपने सुना भी होगा, सबने सुना होगा कि कहते हैं कि जितनी ठंडी ठंडी ड्रिंक्स पीने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, गल जाती हैं। इसके पीछे का साइंस ये है कि फॉस्फोरस हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को खींच लेता है, तो हमारी हड्डियां गलने की तरफ बढ़ने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये दोनों ही काम नहीं करते अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो। ओके, विटामिन डी भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए। बिल्कुल। तो ये तीनों चाहिए बॉडी में, लेकिन सही मात्रा में, सही रेशो में चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने इस तरह की जो चीजें समझाई और बड़े अच्छे तरीके से आप समझाते हैं ताकि लोगों को इजी वे में चीजें समझ आ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।